कॉलेज में सीख रहा था आपको कुछ तो दवा दे तो तौलिए छोलिए लगनी है मेरा तो कैसे अंदर ऐसा लगेगी हैं लेक्चर लाना नेट नहीं चलन दिया की है मेरे को कित्थों आया मैं भी देने लगी एंट्री किधर है लैपटॉप नहीं चलता नहीं लगा तू नहीं इस्तेमाल करन दी किधर है मेरी सहेली हो गई अपने टाइम छात्रा किधर पई है टूटी अब तो मोबाइल चार्जिंग पे लगा देना 10 मिनट बाद जाना आप देखनी होगा नहीं खेल रही ये थोड़ी सी जबान मैं कहनी तो जबान तक खटिया खाना जेडी नॉन बड़ी टेंशन ये दी लंबी जबान ना का फ्लॉग पैड़ा ये ना बोलती है पता नहीं किधर नकल आ निकी ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਥੋੜੇ सुरेश वाला बनी रही फिर भी चार्जर किधर है उन्हें दवाई आया था लागा पापा दा फोन जिक्र मेरे ढेर चढ़ गई ना तेन पता फिर मैं तेन छड़ना भी है नहीं तू जे मेरे को जबान चलान लगी ना तो मैं लूमड़ी पवा देने जी फिल्म मकाई जो भी किया कमीज तेरे लागो थी नंगी थी मेरे हाथ चल के मैं छड़ना भी है नहीं पता मैं किस तरह फड़काना है एक टॉकी वाली ना एक बार बड़ी है तो तुम मैं हाल से वो करना तो समझ आ जाए
सब कुछ सेट है। मैं अभी सबको अनम्यूट कर दूँ। सबको अनम्यूट मैंने इनकी भी क्वेश्चन देते हैं, तो मैं साथ ही उनको अनम्यूट करना चाहिए। तो फिलहाल तो अनम्यूट है ना ये। सर कब तक क्लास स्टार्ट हो रही है, क्या सिलसिला है, क्या कोई आवाज समझ नहीं आ रही है। 20 मिनट हो गए, कब तक क्लास स्टार्ट होगी? ये मैसेज करते हुए हिंदी में कर दे या अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। जी बच्चे, कैसे हैं आप सब? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें बच्चे, ये आप अपना अपना म्यूट कर लिया करें जब कुछ बात करनी हो आपने किसी और से। जब हमसे बात करनी हो, जब क्लास में हो, तो आप लोग इस तरह से शोर मत किया करिए प्लीज़। ठीक है? और गाइज, अब जो आपको मैंने टास्क दिए थे कल, होपफुली आप सबने किए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने टास्क जो हैं वो इसी चैट में मेरे साथ शेयर करें। जो हमने लास्ट वीक में टास्क मैंने आपको दिया था वो, और जो कल वाला टास्क था उसको हम नेक्स्ट वीक पर रखेंगे, वो आप नेक्स्ट वीक में ही शेयर कीजिएगा। तो अभी आपके पास 24 हो रहे हैं, 30 तक आपके पास टाइम है। आप सब मुझे अपने टास्क शेयर करेंगे जो हमने लास्ट वीक में किए थे। आपको समझ आ गई गाइस? यस सर। चलें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अपनी अपनी डिवाइसेस ऑन कीजिए जहाँ पर आपने कोड किए हैं, और वो कोड मुझे इसी चैट में शेयर कीजिए, ताकि उसकी जब क्लास खत्म होगी मैं आप सभी के कोड्स रिव्यू करूँगा। और नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी क्लास होती है, जो भी आपके कोड में गलतियाँ होंगी या जो भी जैसा भी होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे। पर अभी आप सब अपने कोड, जो भी कोड्स थे, वो आप मुझे शेयर करेंगे अभी।
चलिए गाइस, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से फिर शेयर करेंगे सारे कोड्स। बच्चे जो हमने मैं कल वाली क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं लास्ट वीक की क्लास की बात कर रहा हूँ। उस क्लास में हमने जो भी कोड किया था, मैं चाहता हूँ कि आप वो टास्क जो इसी चैट में सेव करें, ताकि मैं इस आज की क्लास के बाद उस सारे कोड को रिव्यू करूँगा, और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो तब मैं उस कोड में आपकी जो भी गलतियाँ होंगी किसी भी बच्चे की, तो वो हम डिस्कस करेंगे उस पर, और कोड में क्या क्या बेहतरी हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आपको बच्चे? यस सर, आवाज क्लियर है। हाँ ठीक है, तो फिर आप मुझे अपने कोड शेयर कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये अरसलान अहमद की आ चुकी हैं, तो अभी मुझे इस बाकी लोग भी अपने कोड शेयर करें। बच्चे मैं रोड मैप को भी रिव्यू कर लेता हूँ, लेकिन बेसिक्स जो हैं, बेसिक्स हम सबके सेम रहेंगे। भले ही आप आगे जाके मर्न में करते हैं, मीन में करते हैं, या पीएचपी यूज़ करते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बेसिक हम सबके सेम रहने हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये हम सबके सेम रहेंगे, इसलिए फिलहाल हम बेसिक्स कर रहे हैं। इसलिए अभी रोड मैप को मैं देख लूँगा, लेकिन अभी रोड मैप की ज़रूरत नहीं है हमें कुछ खास। बेसिक्स हम सबके सेम है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। बच्चे इसमें हम फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए कोर्स करवा रहे हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट के इसमें आप मर्न में कर सकते हैं, मर्न मीन्स मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड जेएस। आप मीन में कर सकते हैं, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, एंगुलर या नोड जेएस। आप बैकएंड में PHP यूज कर सकते हैं, रिएक्ट यूज कर सकते हैं, सॉरी रिएक्ट बात कह रहा हूँ, नोड यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं वही बात कर रहा हूँ, बेसिक्स पर हैं, वो हम आगे देखेंगे चीजें, कि आप में से जो भी बच्चा भी PHP यूज करना चाहता है, जो एंगुलर यूज करना चाहते हैं, वो हम सब आगे देखेंगे। ये 2 बच्चों की मेरे पास फाइल्स आ चुकी हैं, जुबैर अशरफ की और एक और स्टूडेंट थे। आप बस सब के सब मुझे अपनी फाइल्स शेयर करें कोड की, ताकि मैं उन सबको रिव्यू कर सकूं। और हो सके तो अपने कोड में अपना नाम लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि ये कोड किसका है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम आए तो उस बच्चे की वो गलती ठीक हो जाए, या उसको शाउट आउट भी दिया जाएगा। तो अब हो सके तो अपने कोड में एक ऊपर अपना नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है? बच्चे आपने हमजा, आपने हमारी पिछली क्लास नहीं ली थी जो लास्ट संडे को थी? उसमें बेसिकली हमने कुछ टैग्स के बारे में देखा था, जिसमें इमेज टैग, लिंक टैग और कुछ टैग्स थे। आप वो क्लास देखें, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, और उसके बाद आप वो सारा टास्क कीजिए। सर ये आपको पर्सनली भेजने हैं या ग्रुप के चैट के ऊपर भेजने हैं? नहीं बच्चे, यही मुझे इसी चैट में भेजेंगे, जूम की चैट में, और आपको कहीं नहीं भेजने हैं, इसी चैट में भेजने हैं आपने। ओके सर, आपको हम लिंक URL कॉपी करके सेंड करें? कोई मसला नहीं है, आप किसी भी तरह शेयर कर सकते हैं, वरना अपने कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब अगर इस तरह करें तो अपना नाम लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा ये किस स्टूडेंट का कोड है। ओके सर, थैंक यू। ठीक वेट, है, आई एम सेंडिंग। चलें, ये 3-4 बच्चों के मेरे पास कोड्स आ चुके हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं सेंड कर रहे हैं मुझे? बच्चे ये असाइनमेंट जो है ये हमारी लास्ट वीक की है, तो अब तक तो आपको कर लेनी चाहिए थी। बच्चे 4:30 हो रहे हैं, अभी हम क्लास अपनी शुरू करने वाले हैं। आप बीच में भी अपनी कोड्स शेयर कर सकते हैं, मैं एंड में आकर देख लूंगा क्लास में कि किस किस बच्चे ने शेयर किए हैं। आप सबके सब अपने कोड शेयर कर दीजिएगा। अभी हम अपनी आज की क्लास शुरू करने वाले हैं। बच्चे मैं कल की क्लास जो था उसका टास्क था, कल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा लास्ट वीक में जो टास्क था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो कल हमने क्लास ली थी, उसका टास्क मैं नेक्स्ट सैटरडे को चेक करूंगा आपका, ठीक है?
ये लास्ट वीक की क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे शेयर कर लीजिएगा। फिलहाल हम आज की अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। जी बच्चे, तो आज बेसिकली हमने कल जो किया था उसमें फॉर्म्स हमने देखे थे, फिर क्लास और आईडी देखी थी, और हमने उसके बाद लिस्ट देखी थी, लिस्ट और टेबल्स देखे थे। होपफुली आप सबको उसमें कोई इशू नहीं होगा। कल हमने जो फॉर्म था उसमें हमने पूरे पूरे के पूरे इनपुट की जो टाइप्स थी वो नहीं देखी थी। पहले हम उनको देखेंगे, इनपुट की जितनी हमारी टाइप्स रह चुकी थी। उसके अलावा हमारे पास आज दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक सिमेंटिक टैग्स हैं और दूसरी HTML एंटिटीज हैं। तो वो हम देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले हम आज की क्लास में, कल की क्लास में जो हमारे इनपुट्स रह गए थे वो हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ। जो हमारी आज की क्लास का टाइटल है, इनपुट सिमेंटिक टैग्स एंड HTML एंटिटीज। सेव कर दूंगा इसको, अपने ब्राउजर में जाकर इसको रीलोड करूंगा तो मेरे पास सिंपली आ चुके हैं एक इनपुट सिमेंटिक टैग और HTML एंटिटीज। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। हमने कल की क्लास में जो देखा था, इनपुट कुछ हम देखे थे, मैं उनको थोड़ा सा रिकैप करूंगा यहाँ पर। सबसे पहले हमने एक div टैग लगाया था। div टैग का आपको पता है, मैंने बताया था कि div टैग एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। आपका आपका जितना भी कंटेंट है उतना तो वो एरिया लेते हैं, लेकिन वो और भी पूरी विड्थ ले लेते हैं। इनके अलावा हमने इनलाइन एलिमेंट्स की बात की थी। इनलाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ उतना ही एरिया कवर करते हैं जितना उनके पास कंटेंट है। इस बारे में हमने डिटेल में बात की थी अपनी पिछली से पिछली क्लास में। आई थिंक संडे को वो क्लास थी, उसमें हमने बात की थी। उसमें ये जो div टैग है, आपको पता है कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पर अगर मैं इनपुट लिखूँ, इनपुट कॉलन टेक्स्ट, मैं जल्दी जल्दी जो हमने कल पढ़ा था उसको मैं रिव्यू यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि हमारा एक फॉर्म बन सके जल्दी से। यहाँ से नेम, मैं यहाँ पर एक हेडिंग भी लगा देता हूँ ताकि आप सबको ठीक से समझ आए। H2 की हेडिंग लगा रहा हूँ यहाँ पर, फॉर्म। सेव, इसको मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने कल किया था, इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे हम। ये को सिंपली मैं कॉपी कर रहा हूँ। आप ये मैंने शॉर्टकट बनाना है, आपको मैं बता दूं, आप सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स में देखेंगे, अगर अगर यहाँ पर आप कॉपी लाइन डाउन देखेंगे, कॉपी लाइन डाउन, आप ये देखेंगे यहाँ पर एक शॉर्टकट है, ऑल शिफ्ट और डाउन एरो। मैं ये नहीं चाहता कि इतना लंबा शॉर्टकट हो। मैं बेसिकली पहले और भी एडिटर यूज़ कर रहा था, उसमें मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ था कंट्रोल डी का। तो सिंपली मैं यहाँ पर भी कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, एंटर। अभी मेरा शॉर्टकट बन चुका है कंट्रोल डी का। जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा मेरी ये पूरी लाइन कॉपी पेस्ट हो जाएगी नीचे। जैसे मैं कंट्रोल डी करता हूँ, देखिए आप बी आर मेरा जो है वो नीचे भी पेस्ट हो चुका है। ये बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड का एक शॉर्टकट है। तो यहाँ पर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट करने के लिए। यहाँ पर हम ईमेल लिख देते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर कंट्रोल डी कर रहा हूँ। पासवर्ड, टाइप इज इक्वल टू, पहले टेक्स्ट थी इसमें हम ईमेल कर देते हैं, और इसमें पासवर्ड। इसमें हमने डिटेल में बात की है कि पासवर्ड जो ये क्या क्या चीज़ें हैं। पासवर्ड, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा, मेरे ब्राउजर में ये तीनों एज एन इनपुट आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ इन और इनपुट्स के बारे में। हमने जो अपनी पिछली क्लास में इनपुट्स के बारे में बात की थी, हमने रेडियो बटन देखे थे जो आप अक्सर मेल और फीमेल जेंडर में यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमने चेक बॉक्स देखा था। अभी यहाँ पर मैं एक आपको दिखाने वाला हूँ, एक है सेलेक्ट। अगर मैं इसको यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर अगर मैं एक डिव लगाऊँ, उसके अंदर अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट है नेम, आपको मैंने बताया था नेम की जगह हम वो चीज़ लिखते हैं जहाँ जिसके ज़रिए हमें हमारा बैकएंड पहचानता है कि ये एलिमेंट क्या चीज़ है। यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ माई सेलेक्ट, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके है। और सेलेक्ट टैग में यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखूंगा। ये क्या हो रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका सिंटैक्स लिख रहा हूँ कि ये क्या चीज़ क्या है। लेट सपोज, आप सपोज करें कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर एज अ बोनस आपको कोई गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं वो।
अगर आप अच्छा काम करते हैं तो। यहाँ वैल्यू में मैं इसको कोई भी गाड़ी दे रहा हूँ, लेट्स सपोज मेहरान कर देते हैं हम, और मेहरान यहाँ कर दी मैंने, कंट्रोल डी करके इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं लेट्स सपोज सिविक कर रहा हूँ। वैसे भी सिविक और मेहरान की अच्छी खासी टक्कर होती है हमेशा। यहाँ पर मैं सिविक कर रहा हूँ, इसको सेव किया मैंने इसको यहाँ पर। तो जैसे ही मैं अपने ब्राउजर पर आऊँगा आप तो मैं इसको यहाँ पर एक और काम करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर कार भी लिख दूँगा, कार, ताकि पता चले कि ये कार्स के बारे में ऑप्शन दे रहा है वो हमें। कार टू दे के मैंने इसको, यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास कार आ गया, ऑप्शन में मेरे पास आ गया मेहरान सिविक। तो मेरे पास दो ऑप्शन आए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चे इसमें इनपुट टाइप यूज नहीं होती। ये सिलेक्ट जो टैग है ये एक अलग टैग होता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सिलेक्ट वो हम तब करते हैं जब हमने इनपुट लेना था यूजर से। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास कोई इनपुट नहीं है, यहाँ पर कोई भी इनपुट नहीं है मेरे पास। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं मेहरान सिविक, इनको मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। ये कोई एज एन इनपुट नहीं आ रहे मेरे पास, ये एज एन ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। इसलिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट टैग यूज किया, उसके अंदर ऑप्शन टैग यूज किया है। आप ऑप्शन में और अपनी मर्जी के जितने भी आप करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। ऑप्शन में लाइक सपोज मैं यहाँ पर कोरोला कर लिख देता हूँ, टैब करके कोरोला। तो अब जितने भी करेंगे ये हमारे सिंपली हमारे पास उतने ही ऑप्शंस आ जाएंगे। इसको रिलोड करूँ तो यहाँ पर मेहरान सिविक कोरोला, ये हमारे पास तीनों ऑप्शंस आ चुके हैं। तो बेसिकली ये होता है, आपको अगर अपनी वेबसाइट में यूज़र से कुछ इनपुट लेना है कि वो कुछ सेलेक्ट कर सके कोई भी चीज़, तब आप ये टैग यूज़ करते हैं सेलेक्ट टैग, और साथ में आप इनपुट दे देते हैं उसे, सॉरी इनपुट कह रहा हूँ ऑप्शन। सेलेक्ट टैग के अंदर आप ऑप्शन करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस जहाँ पर मैं एक बी आर टैग लगाऊंगा, हमने डिटेल में बात की है कि बी आर टैग क्या होता है, एक ब्रेक ले होता है वो बस। बी आर टैग लगाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक टैग बताना चाहूँगा मैं, नंबर का टैग। ये यहाँ पर इनपुट आएगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू जो है इनपुट नंबर, टाइप इज इक्वल टू नंबर है यहाँ पर भी मैं इसको नेम दे देता हूँ माई नंबर। आईडी में यहाँ पर किसी को भी कोई भी आईडी नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं नंबर लिख देता हूँ, कॉलम, सेव किया मैंने इसको यहाँ पर। अभी क्या होगा, अभी अपने ब्राउजर में आया, मैं रिलोड किया इसको मैंने यहाँ पर। आप यहाँ पर देखेंगे आप इन नंबर्स को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कम कर सकते हैं। यहाँ पर आप नेगेटिव में जा सकते हैं, पॉजिटिव में जा सकते हैं, जितना आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इनपुट में कुछ लिखना चाहेंगे नंबर्स, तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कोई लेटर नहीं लिख सकते, लाइक कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ अपने ABCD वर्ड्स, लेकिन कोई भी प्रेस नहीं हो रहा सिवाय ई के। ई क्यों प्रेस होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन और कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर प्रेस नहीं हो रहा है। मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, नंबर्स हो रहे हैं सब के सब। जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू नंबर किया हुआ है, लेकिन जो हमारा ई है वो इसलिए प्रेस हो रहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप समझें कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वो आपको बोनस दे रही होते हैं। तो बोनस आपका अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको 10 रेज़ टू पावर में लिखना पड़ता है बाज़ औक़ात। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेट्स सपोज 43E इंटू 5, 10 रेज़ टू पावर 5। इस तरह से आपको बाजू का 10 रेज़ टू पावर 5 में देनी पड़ती है आपकी वैल्यूज, तब आप ई यूज़ करते हैं। इसलिए नंबर टैग में, नंबर के इनपुट में आप ई यूज़ कर सकते हैं और कोई भी लेटर यूज़ नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर आपको मैंने आपको बता दिया करके कि किस तरह से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो होपफुली आप सबको इन दोनों की समझ आ गई होगी। अब तक हमने सिर्फ इन दोनों को देखा है, सिलेक्ट टैग को, और इनपुट में टाइप उसकी देखी है हमने नंबर। और हमारे पास बहुत होते हैं, मैं यहाँ पर एक इसको भी मुझे डिव टैग में रखना चाहिए था, और करके मैं यहाँ कर रहा हूँ और यहाँ एक BR टैग लगाऊंगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी इनपुट की टाइप्स होती हैं। इनपुट टाइप यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे पास कितनी टाइप्स हैं, ये बीट, URL, टाइम, टेक्स्ट, टेल, सबमिट, सर्च। यहाँ पर अगर आप सर्च का लिखेंगे आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पर। अगर आप यहाँ पर एक और था, यहाँ पर आप इमेज लगा सकते हैं। अगर आप इमेज टैग यूज कर सकेंगे, यहाँ पर आपको सोर्स देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर
मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंट्रोल स्पेस पर प्रेस करेंगे और आपसे कुछ भी नहीं होता है, अगर आप कंट्रोल स्पेस पर प्रेस करते हैं और आपके पास सजेशन नहीं आ रही हैं, तो आप कंट्रोल स्पेस पर प्रेस करेंगे तो आपके पास सभी सजेशंस आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कलर्स दे सकते हैं इनको। कलर में आप कुछ यहाँ पर इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको देता हूँ नेम माय कलर। यहाँ पर मैं इसको कलर दे देता हूँ, कलर लिख देता हूँ यहाँ पर, और कॉलम सेव किया मैंने इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास कलर्स आ चुके हैं। मैं इनसे कहाँ कलर्स कोई भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर। इस तरह से आप खुद इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, क्योंकि इनपुट की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। ये अगर आप इमेज था, इमेज में आपको एक सोर्स देना पड़ता है, वहाँ पर आप उसको इस तरह सोर्स दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टैग होता है वो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया है। यहाँ पर अगर आकर मैं फिर से, मुझे डिव नहीं करना चाहिए इसको, डिव और इनपुट टेक्स्ट एरिया सिंपली, तो ये यहाँ पर इनपुट नहीं लिखना है, सिंपल टेक्स्ट एरिया। ये टेक्स्ट एरिया किस लिए होता है? यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ राइट अबाउट योरसेल्फ, राइट अबाउट योरसेल्फ मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको कॉलम किया, सेव किया मैंने इसको। यहाँ पर ब्राउजर में आया, आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक बड़ा सा बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर हम यूजर का जितना भी अबाउट में है डेटा वो हम ले सकते हैं यूजर से। जितना कि मन चाहे यूजर का वो यहाँ कुछ भी लिख सकता है। आप इसको यहाँ से पकड़ कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रैग करके इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं आप, कम कर सकते हैं आप। इसको मैं वापस से रीलोड करूंगा जाके, जिस तरह था इस तरह से। वैसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको ब्रेक लगा कर यहाँ से नीचे इसको ले आता हूँ। वैसे आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ब्रेक टैग ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ठीक नहीं होता, ये रिकमेंड नहीं किया जाता है आपकी एसईओ के लिए। हम CSS में जब मार्जिन और पैडिंग को देखेंगे तब हम इसको देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ राइट टू सेल्फ के बाद, ताकि ये मेरे पास नीचे आ जाए और मुझे ये दिखने में भी ठीक लगे। अब मेरे पास ये नीचे आ जो राइट अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर मैं यूज़र का कुछ भी अबाउट में कुछ भी उसका इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे पास एक कॉलम है और एक रोज है, रोज और कॉलम्स है यहाँ पे। बच्चे अब ठीक आ रही है मेरी आवाज आपको? बच्चे अब भी है वॉइस इशू? इंटरनेट कनेक्शन ठीक है सर मेरा, आपको मेरी आवाज अभी ठीक नहीं आ रही है यहाँ पर? अब ठीक है मेरी आवाज गाइस? जी बच्चे ठीक है। चलिए बच्चे, अब हम यहाँ से, मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के अंदर रोज और कॉलम्स के बारे में बता रहा था। ये जो रोज हैं और कॉल्स हैं, यहाँ पर अगर मैं कॉलम को 30 से हटाकर 50 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो क्या होगा, ये इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कॉलम्स यही होते हैं ना कि विड्थ बढ़ाएंगे। वैसे तो हम इसको यहाँ से ड्रैग ड्रैग करके ये लंबा छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रोज और कॉलम्स को भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि इतने हमें रोज चाहिए, इतने हमें कॉलम्स चाहिए। मैंने कॉलम्स यहाँ पर 50 कर दी हैं, रोज लेट सपोज मैं यहाँ पर अगर 100 कर दूं, तो ये ऑब्वियस बात है अब लंबा हो जाएगा ये। अब अगर मैं अपने ब्राउजर में आऊँ, आप देखेंगे मेरे पास ये इतना लंबा हो चुका है, इसको रोज 100 मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर यूजर कुछ भी लिख सकता है। तो इस तरह से आप लोग टेक्स्ट एरिया यूज कर सकते हैं, उसमें रोज और कॉलम्स दे सकते हैं, ताकि यूजर उसमें जितना चाहे अपने बारे में बता सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें आप राइट अबाउट योरसेल्फ लिखें, और कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें काफ़ी डिटेल में बात होनी चाहिए, इसलिए आप चाहते हैं कि यूज़र उनको डिटेल में बताए, तो वहाँ आप टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं अक्सर। यहाँ पर मैं इसको जब डिफ़ॉल्ट में था, मैं यही इसको लिखना चाहूँगा, रोज जो 10 थी और कॉलम्स जो थे वो आई थिंक 20 थे या 30 थे। सेव किया मैंने इसको यहाँ पर और सिंपली रीलोड किया, इस तरह से मेरे पास ये यहाँ पर आ चुका है।
सो होपफुली आप सबको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि ये किस तरह से काम करते हैं। ये कुछ इनपुट थे, कुछ हमने कल की थी टाइप्स की, और कुछ हमने अभी आज कर लिए। अब इसके बाद जो हमारा काम है वो एक इम्पॉर्टेंट टैग जो मैं बताना भूल गया था आपको, लेबल टैग है। कल भी आई थिंक किसी स्टूडेंट ने पूछा था लेबल टैग का, पर वो मैं आज बताना चाह रहा था। लेबल टैग में, लेबल टैग क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें अपने ब्राउजर में आकर, मैं अगर नेम पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर कुछ सेलेक्ट नहीं हो रहा है, पर मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं नेम पर क्लिक करूँ मेरा ये इनपुट सेलेक्ट हो जाए। जैसे ही मैं अभी तो मुझे इनपुट में क्लिक करना पड़ रहा है तब जाकर मेरा सिलेक्ट हो रहा है, तब ये हाईलाइट हो रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं नेम पर क्लिक करूँ ये सिलेक्ट हो जाए। अगर कोई चेक बॉक्स है, जैसे मैं उस पर क्लिक करूँ कि साथ में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, अगर आर यू एलिजिबल का कंटेंट लिखा हुआ है, और जैसे ही मैं आर यू एलिजिबल पर क्लिक करता हूँ तो मेरा चेक बॉक्स चेकड हो जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली उसके लिए हम यहाँ पर लेबल टैग यूज करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से हम लेबल टैग यूज करते हैं। यहाँ पर मैं लेबल टैग यूज करने जा रहा हूँ। लेबल फॉर में हमें क्या लिखना है, बेसिकली होता क्या है, फॉर में हमें वो चीज लिखनी है, क्या है बच्चे, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपको? बच्चे अभी भी वॉइस इशू है, क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चे। मैं बात कर रहा था लेबल टैग की। लेबल टैग हम लोग किस लिए यूज करते हैं? एक सेकंड बच्चे वेट कीजिएगा प्लीज। जी बच्चे अब ठीक है मेरी आवाज? बच्चे मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ठीक है। मैं बात कर रहा था यहाँ पर लेबल टैग की। लेबल टैग हम लोग किस लिए यूज करते हैं? अभी तो ठीक आ रही है ना बच्चे आपको मेरी आवाज? ठीक है, मैं यहाँ पर लेबल टैग की बात कर रहा था कि लेबल टैग किससे यूज किया जाता है। कि जैसे मैं यहाँ नेम पर क्लिक करूँ मेरा ये इनपुट भी सिलेक्ट हो जाना चाहिए। मैं ईमेल पर क्लिक करता हूँ, मेरा ईमेल वाला इनपुट जो है वो सिलेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेबल टैग यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। मैंने सिंपली लेबल टैग लगाया था, लेबल, एंटर प्रेस किया, मेरे पास ये सारा उसने मुझे दे दिया है। विजुअल स्टूडियो कोड ये है, फीचर है विजुअल स्टूडियो कोड का, क्योंकि ये सजेशन देता रहता है, ये ऑटो कंप्लीशन करता रहता है साथ साथ। यहाँ पर हमें फॉर में क्या लिखना है, बेसिकली फॉर में हमें वो लिखना है जो हम यहाँ पर आईडी में लिखेंगे उस एलिमेंट की। यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास नेम है, और मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसकी आईडी अगर मैं लिख दूँ माई नेम, आप आईडी कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर उसकी आईडी माई नेम लिख दी है। तो जो मैंने आईडी लिखी होगी वही मुझे फॉर्म में लिखना होगा यहाँ पर, क्योंकि ये लेबल टैग जो है ये उसको इस आईडी से पहचानेगा। हमने पहले देखा था कि जो आईडी है वो सीएसएस में यूज होती हैं आपकी किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, जावा स्क्रिप्ट में यूज होती हैं आप किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर लेबल में भी आईडी इसीलिए यूज होती है। आईडी हमें यहाँ, मैंने यहाँ पर नेम दे दिया है, और इस आईडी के जरिए जो लेबल टैग है वो पहचानेगा। तो मुझे यहाँ पर जो आईडी है फॉर में भी वही कुछ लिखना है। मैं माई नेम लिख रहा हूँ यहाँ पर, देख दिया मैंने इसको यहाँ पर। अब इस जो मैंने यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम लेबल टैग के अंदर, और मैंने सेव किया इसको यहाँ पर। अब अपने अगर ब्राउजर में आऊँ मैं यहाँ पर, रिलोड किया, अब जैसे मैं यहाँ नेम पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे मेरे पास ये नीचे हाईलाइट हो चुका है, जो इनपुट था वो सिलेक्ट हो चुका है। मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। रिलोड किया मैंने इसको, मैं यहाँ नेम पर क्लिक करूंगा, ये नीचे मेरे पास हाईलाइट होकर मेरे पास ये सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और ईमेल में अगर आपको लगा के दिखाऊं इसको, ईमेल है, यहाँ पर अगर मैं लेबल टैग यूज करता हूँ, फॉर में हमें, मैंने आपको भी बताया कि फॉर में वही चीज़ आपको लिखनी है जो आप उसको आईडी देते हैं। मैं इसको यहाँ पर माई आईडी दे देता हूँ, माई ईमेल, सॉरी माई ईमेल। सेव किया मैंने इसको, यहाँ पर आईडी माई ईमेल है,
फॉर में भी हमें वही चीज़ लिखनी है जो हमने आईडी में लिखी है। तो यहाँ पर भी माई ईमेल आ जाएगा। यहाँ पर मुझे ईमेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं लेबल में आकर ईमेल लिख दूँगा, ईमेल कॉलम, और मैंने इसको यहाँ पर अब सेव कर दिया। सेव किया मैंने इसको, यहाँ पर अपने ब्राउज़र में आया, और अब जब मैं ईमेल पर क्लिक करूँगा, अब मेरे पास नीचे इसका इनपुट सेलेक्ट हो जाएगा। बच्चे इस तरह से नहीं कर सकते आप एक ही लेबल टैग लगाएं और फिर वो वही उसके ज़रिए आप सभी इनपुट्स को सेलेक्ट कर सकें। इस तरह पॉसिबल नहीं है। हर इनपुट के लिए आपको अलग लेबल टैग लगाना पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से मैंने आपको भी 2 एलिमेंट्स का बताया। मैं जैसे नेम पर क्लिक करूँगा मेरे पास ये सेलेक्ट हो जाएगा, ईमेल पर क्लिक करूँगा मेरे पास नीचे ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपका वैसे छोटा सा क्विज है, टास्क है आपका कि आपको बाकी जितने भी टैग्स हैं यहाँ पर उन सबको लेबल में लेकर आना है आपको। क्योंकि जैसे मैं उन पर क्लिक करूँगा मेरे पास नीचे वो सिलेक्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं देखूंगा आपको। सो होपफुली आप सबको अब तक की क्लास की समझ आ गई होगी कि अब तक हमने क्या पढ़ा है और ये किस लिए काम आता है। तो आपके अब तक जो भी क्वेश्चन हैं आप लोग पूछ सकते हैं। जी बच्चे, आपके कोई क्वेश्चन नहीं अब तक? बच्चे ये जो रिक्वायर्ड टैग है ये हम आगे देखने वाले हैं। रिक्वायर्ड टैग बेसिकली यूज होता है दूसरे टैग में, बेसिकली थोड़ी सी एडवांस चीज आ जाती है। इसको ये हम जो किसी भी टैग में यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन इसका मैं आपको अभी नहीं बता रहा क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस आ जाता है और भी हमारे साथ कुछ बिगनर्स भी हैं। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी जो है तो थोड़ी सी आगे CSS में जाकर हम इन चीज़ों को देखने वाले हैं। अभी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास साथ कुछ बिजनेस हैं यहाँ पर। कुछ लोग थोड़े से एडवांस हैं, उनको कुछ चीज़ों का पता है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल बिजनेस हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उनको साथ लेकर चला जाए यहाँ पर। ठीक है, और अब तक की क्लास में आप कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम अगली क्लास अगले टॉपिक पर चलते हैं। जी वैसे जुनेद खान। बच्चे मेरा इंटरनेट इशू अब तो नहीं आ रहा है, आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? इंटरनेट इशू पहले बेसिकली आ रहा था बट अब नहीं आ रहा है। बच्चे जिन स्टूडेंट्स को आवाज़ नहीं आ रही है वो अपने माइक वगैरह सेट करें, अपने हेडफोन वगैरह सेट करें। ठीक है, चलें अब हम अपने अगले टॉपिक पर जाने वाले हैं। अपने ये जो मेरा कोड है अब तक हमने जो इनपुट्स लिए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी मैं आज की चैट में लिख दूं आपके पास, ताकि उसमें पेस्ट कर दूं ताकि आप लोग इस कोड को देख सकें। लेकिन आपको इस कोड को कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मैं टास्क कोई भी आपको देता हूं तो आपको ये कोड कॉपी नहीं करना है, आपको अपना कोड लिखना है। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ये कोड आपके साथ शेयर कर दिया जाए आज की चैट में। सो अभी इस पूरे को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पर।
इस पूरे को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से और सिंपल मैं यहाँ पर कमिट आउट करूँ। मैंने आपको बताया था कंट्रोल// जो होती है उससे आप इसको कमिट आउट कर सकते हैं। सेव किया आपने इसको मैंने। अब मैं यहाँ नीचे आता हूँ यहाँ पर और मैं एक page2 टैग लगाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम बेसिकली देखने वाले हैं HTML की एंटिटीज को। HTML एंटिटीज मैं अपने ब्राउजर में आऊँगा, कुछ नहीं होगा, सिंपली मेरे पास एक हेडिंग आ चुकी है HTML एंटिटीज की। ये एंटिटीज क्या होती हैं? बेसिकली ये एंटिटीज क्या होती हैं? बाजू का ऐसा होता है कि आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करने होते हैं अपने कोड में, लेकिन वो आपके कीबोर्ड पर मौजूद नहीं होते, कहीं मौजूद नहीं होते, तो आप उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं? ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। लाइक आप यूरो को देख लें, आपके कीबोर्ड पर मौजूद नहीं होगा। डॉलर हो सकता है, यूरो नहीं होगा, येन नहीं होगा, और बहुत सी कुछ कैरेक्टर्स हैं वो नहीं होंगे आपके कीबोर्ड पर। उनको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं? तो वहाँ पर आप HTML की एंटिटीज यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होता है। मैंने बेसिकली आपको आई थिंक पिछली क्लास में इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी दी थी, पर वो उस क्लास के स्कोप से बाहर था। यहाँ पर ये स्पेशली उसकी क्लास है HTML एंटिटीज की। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ। पैराग्राफ टैग मैंने आपको पहले बताया हुआ कि पैराग्राफ टैग क्या चीज़ है, ठीक है। पैराग्राफ टैग बेसिकली एक ब्लॉक एलिमेंट है जो कि पूरा एरिया कवर कर लेता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज पैराग्राफ, सिंपल। अपने ब्राउजर में आऊँगा, कुछ नहीं हुआ मेरे पास, दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ यहाँ पर आ गया मेरे पास, ठीक है। पर मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्पेस करके या 5-6 बार मैंने स्पेस कर दिया इसको, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज ऑल्सो अ पैराग्राफ, और अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो होना तो ये चाहिए कि ये जितने भी मैंने स्पेस बीच में डाले हैं ये सभी वहाँ मेरे ब्राउजर में भी मुझे शो होने चाहिए। अगर अपने ब्राउजर में आता हूँ मैं, तो मेरे ब्राउजर में मुझे वो शो नहीं हो रहे हैं स्पेसेस। HTML एंटिटीज, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज ऑल्सो अ पैराग्राफ। मुझे जो मैंने स्पेसेस डाले इतने ज़्यादा, वो मुझे शो क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लाइन्स भी कर देता हूँ, लाइन्स का स्पेस डाल देता हूँ, फिर भी नहीं मुझे स्पेसेस शो होंगे मेरे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही दिखेंगे। होता क्या है कि जो HTML होता है ना, वो आपकी एक से ज़्यादा स्पेसेस को अंडर एस्टिमेट कर देता है, वो उनको देखता ही नहीं है। वो उन सबको मिलाकर सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस बनाता है आपके लिए। इसलिए आप ऐसे जितने भी स्पेसेस लगाते जाएंगे, सिर्फ आप अपने कोड्स की लाइन बढ़ा रहे हैं और आपके ब्राउजर में स्पेसेस नहीं बढ़ेंगे वो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे ब्राउजर में भी वो स्पेसेस बढ़ जाने चाहिए। मैं इसको वापस से वैसे ही करूँ जैसे पहले था। सिंपली यहाँ पर हम क्या करते हैं, HTML एंटिटीज यूज करते हैं। जो पहली HTML एंटिटी है वो है एम्परसेंड नो ब्रेक स्पेसिंग, नो ब्रेक स्पेसिंग ये है। अगर मैं यहाँ पर इसको एंटर प्रेस करता हूँ, अब आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर बीच में एक स्पेस आ चुका है। ये आप देखेंगे मेरे पास एक स्पेस आ गया है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर किसी को कॉपी करके और बार पेस्ट करता हूँ इसको, तो मैंने जितनी बार पेस्ट किया इसको, उतने ही मेरे पास अब यहाँ पर स्पेसिस आ चुके हैं। पहले मैं कर रहा था स्पेसिस नहीं आ रहे थे, पर अब मैंने एक HTML एंटिटी यूज की है तो इसलिए मेरे पास स्पेसिस आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये बिल्कुल भी प्रेफर नहीं किया जाता कि आप इस तरह से, जो एक मॉडर्न वेबसाइट होती है, प्रोफेशनल वेबसाइट होती है जो, उनमें आप इस तरह HTML एंटिटी यूज करें, ये वाली एन% NBSP नो ब्रेक स्पेसिंग। तो ये प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि इसको हम CSS से अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। हम वहाँ टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट को हम सेंटर में लाना चाहते हैं। अगर किसी कंटेंट को ऊपर से थोड़ा नीचे लाना चाहते हैं तो उसको मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, तो वो हम अपने CSS में देखेंगे। पर यहाँ पर आपको पता होना चाहिए HTML एंटिटीज का कि ये किस लिए यूज होती हैं। ये जो HTML एंटिटी है इसको हम ज़्यादा यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, बस आपको इसका पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर इस कोड को लिखा रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ और HTML एंटिटी के बारे में बताऊँगा, जो कि एक होती है, मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर एक और पैराग्राफ टैग लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूँ अगर कॉपीराइट। आपने अगर देखा होगा अक्सर के जो फुटर होता है किसी भी वेबसाइट का, नीचे एक कॉपीराइट का साइन बना होता है। कॉपीराइट, द कॉपीराइट्स ऑफ दिस वेबसाइट इज, ये जो वो लिखा होता है उनका कंटेंट। अगर मैं किसी वेबसाइट पर जाऊँ, यहाँ पर शायद मुझे कहीं मिल जाए वो, लेट्स सपोज मैं
बूटस्ट्रैप पर चले जाते हैं हम। मैं आपको कॉपीराइट का बेसिकली साइन दिखाना चाह रहा हूँ कि वो कॉपीराइट का जो साइन है वो होता है एक नहीं, यहाँ पर कॉपीराइट का साइन नहीं है। एक और वेबसाइट है सेहत है। यहाँ पर कॉपीराइट का साइन होना चाहिए। बेसिकली ये कुछ आइटम्स होते हैं, साइंस होते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ आऊँ, ये देखें, यहाँ पर आप देखेंगे सी और सी एक सर्कल में है। ये बेसिकली कॉपीराइट का साइन होता है। कॉपीराइट 2018 कंपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो भी आगे लिखा हुआ है। तो ये जो साइन होता है ना, ये कॉपीराइट का साइन होता है। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये HTML एंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं अपने ब्राउजर पर आऊँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉपीराइट साइन कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एम्परसेंड कॉपी, सिंपल सेव दिया मैंने इसको यहाँ पर। अब अपने ब्राउजर में आऊँगा तो यहाँ पर आप देखें कि कॉपीराइट साइन कैन बी रिटन एज ये। अगर इसको मैं ज़रा सा जूम करके दिखाऊँ आपको तो ये आप देखेंगे कॉपीराइट साइन कैन बी रिटन एज इस तरह से, ठीक है। तो ये भी HTML एंटिटी मैंने यूज़ की है। एंटिटीज यूज़ करके आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी कीबोर्ड में मौजूद नहीं है। और ये बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा कि आपको ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स, ये जो एंटिटीज हैं HTML की, ये सब आपको याद करनी है, बिल्कुल भी नहीं रखना है इनको। गूगल से आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर HTML एंटिटीज पड़ी होंगी। बेसिकली जो एक डेवलपर होता है उसको गूगलिंग तो करनी आनी चाहिए। वो मीम्स बहुत है ना कि अगर अगर एक दिन के लिए गूगल बंद हो जाए तो 50% जो डेवलपर्स हैं उनका काम भी बंद हो जाएगा। तो बात तो ठीक है कि गूगल बहुत काम आता है एक वेब डेवलपर के। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ HTML एंटिटीज की रेफरेंस, तो यहाँ पर आपको कुछ तो मिल जाएंगे। ये मुझे कुछ दिखा रहे हैं वो, मैं इनको देखता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखेंगे ये डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज में ये है ए है, इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ए है और उसके ऊपर ये साइन लगा हुआ है, इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, सिंपल ये कोड आप कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+C मैंने किया इसको यहाँ पर, और मैं अपने ब्राउजर में आकर एक और पैराग्राफ टैग ले जाऊँगा और दिस HTML एंटिटी कैन बी रिटन एज, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ मैं इसको। सेव किया मैंने इसको, ब्राउजर में आया, आप देखेंगे ये मेरे पास वो सेम जो कैरेक्टर था वो आ चुका है यहाँ पर, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आपको ये डिफरेंट एंटिटीज आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, मुझे ये कोड कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है। एक बात यहाँ पर, अगर मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ टैग है, मैं इसको पैराग्राफ टैग लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ सिंपल दिस एंटिटी कैन बी रिटन एज। अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरह से मेरा पैराग्राफ आ जाए, ये बेसिकली पैराग्राफ टैग के लिए ये दोनों होते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। लेकिन मैं जैसे यहाँ एक पैराग्राफ के अंदर इसको लिख देता हूँ लेस देन p ग्रेटर देन, सेव करता हूँ, तो ये मेरे ब्राउजर में मुझे शो नहीं होगा। अगर मैं अपने ब्राउजर में आऊँ, यहाँ पर आप देखेंगे दिस एंटिटी कैन बी रिटन एज, आगे कुछ भी शो नहीं हो रहा मेरे पास। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो मैंने लिखा हुआ है p और ग्रेटर देन लेस देन, ये जो हमारा HTML है, जो विजुअल स्टूडियो कोड है यहाँ पर, वो इसको एज अ पैराग्राफ टैग ही ले रहा है, वो इसको एज अ कंटेंट नहीं लिखता है यहाँ पर। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको एज अ हम कंटेंट लिखें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, $LT पैराग्राफ p, सिंपल पैराग्राफ में लिखना चाहता हूँ मैं, सिंपल p लिखना चाहता हूँ, और $GT, LT मीन्स लेस देन, GT मीन्स ग्रेटर देन, ठीक है। अगर अपने यहाँ पर अब ब्राउजर में आऊँगा, आप देखेंगे अब मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है मुझे लेस देन p ग्रेटर देन।
लेकिन अगर मैं उसको सिंपल उस तरह से लिखता लेस देन पी और ग्रेटर देन अगर अपने कोड में लिखता तो उसमें मुझे शो नहीं होना था, क्योंकि वो जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो इसको एज ए पैराग्राफ टैग ही ले रहा है। ठीक है बच्चे, इस बात की आपको समझ आ गई है कि HTML एंटिटीज को किस तरह से यूज करते हैं हम। आपके पास डिफरेंट HTML एंटिटीज होती है, मैंने जैसा कि आपको ये वेबसाइट बता दी है, आप इससे यही वेबसाइट नहीं और बहुत सी वेबसाइट्स हैं और बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिस पर आप देख सकते हैं HTML एंटिटीज को। यहाँ पर एक यूरो का होगा मेरे ख्याल से, जो जो मुझे याद आ रही है HTML एंटिटीज वो मैं आपको बताता जाता हूँ। यहाँ पर यूरो कैन बी रिटन एज एम्परसेंड यूरो। हाँ ये है यूरो। सेव किया मैंने इसको यहाँ पर, देखिए मैंने इसको यहाँ पर अपने ब्राउजर में आया, आप देखेंगे ये यूरो का साइन आ चुका है मेरे पास। जी बच्चे, आप एक एक ही टैब में डिफरेंट एंटिटीज यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं, यूरो इस तरह से है। अगर आप यहाँ पर और कुछ लिखना चाहते हैं, लेट्स सपोज कॉमा लगा देता हूँ मैं यहाँ पर इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कॉमा, और यहाँ पर अगर मैं यन लिखना चाहूँ, यन कैन बी रिटन एज एम्परसेंड यन। सेव किया मैंने इसको, यहाँ पर ब्राउजर में आऊँगा, आप देखेंगे यूरो कैन बी रिटन एज ये और यन कैन बी रिटन एज ये। ठीक है बच्चे, तो आप एक ही टैग में दो तीन जितनी भी आप चाहते हैं एंटिटीज वो यूज कर सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है बच्चे, होपफुली आप सबको इसकी समझ आ गई होगी, एंटिटीज की समझ आ गई होगी कि एंटिटीज किस तरह से काम करती हैं एंटिटीज। और ये जो नॉन ब्रेकिंग स्पेस है इसको हम ज़्यादा बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको यूज नहीं करें, क्योंकि ये जो चीज़ है इसको हम CSS से अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपके जो भी क्वेश्चंस हैं HTML एंटिटीज में वो आप पूछ सकते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। बच्चे मैं साथ साथ आपकी चैट भी देख रहा हूँ और मुझे अभी तक सिर्फ कुछ बच्चों के ही टास्क मिले हैं, सब बच्चों के टास्क नहीं मिले मुझे यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे सभी स्टूडेंट्स मुझे टास्क अपने शेयर करें ताकि मैं उनको देख सकूँ, उनमें कुछ करेक्शन होने वाली है तो उनको करेक्ट भी करूँ। जब हम अपनी अगली क्लास में आएंगे तो सब बच्चों को शाउट आउट दिया जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सब बच्चों का स्पेशली नाम लेकर बताऊँ कि किसने पूरा काम किया है नहीं किया, जो भी है। तो आप सब क्या करें, अपने टास्क मुझे ज़रूर शेयर करें। नहीं बच्चे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, पर आप मुझे अपनी असाइनमेंट जो भी हैं, आपके टास्क जो भी हैं, आप मुझे यहीं पर शेयर करेंगे, यहाँ जो जूम की चैट में। ठीक है, आपको बच्चे लास्ट क्लास की मिल चुकी होगी रिकॉर्डिंग, तो आप वो रिकॉर्डिंग देखिए और फिर वो टास्क कीजिए आप। तो आप लोग एक काम करें, आप ये जो आपके टास्क हैं जो आप फाइल्स मुझे शेयर कर रहे हैं इनके ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि मेरे पास वहाँ पर भी मौजूद हों ये। यहाँ पर तो मैं इनको देखूंगा ही, लेकिन आप मुझे ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका उसमें भी शेयर करें। ठीक है, ठीक है, हो गया बच्चे। अभी हम HTML एंटिटीज को यहाँ से निकलने वाले हैं। बहुत अच्छे वलीद आसिफ, आपने ठीक कर दिया है। अभी मैं आपका जो आपने टास्क किया है उसको देखूंगा और फिर आपको बताऊंगा किस तरह से, अगर आपकी कोई करेक्शन होने वाली तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये पूरम शहजाद की मेरे पास आ चुकी है। चले बच्चे, हम यहाँ पर HTML एंटिटीज को क्लोज करने वाले हैं और अब मैं यहाँ पर जाना चाहूँगा सिमेंटिक टैग्स में। बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये हमारा लास्ट टॉपिक है HTML में। इसके बाद हम जाने वाले हैं आगे अपनी CSS में। मैं कोशिश करूंगा कि इसी इसी क्लास में अपनी CSS में हम चले जाएं, वरना नेक्स्ट क्लास से हम CSS जरूर शुरू करेंगे अपनी, क्योंकि जो HTML है
वो कोई इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि HTML कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML जो है वो सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ टैग्स यूज होते हैं हमारे पास। और अगर आप और आपको ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सब टैग्स याद करने की ज़रूरत है। आप जब कोड लिखेंगे आपको वैसे याद हो जाएंगे, वरना आपको गूगल से रेफरेंसेस मिल जाएंगे इन सब के। ऐसा नहीं है कि आपको रेफरेंस नहीं मिलेंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं गूगल पर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या क्या टैग्स होते हैं HTML में। बच्चे मेरा माइक इशू अभी भी आ रहा है? अब ठीक है बच्चे? आप में से कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ को क्लियर आ रहा है। आपको आप में से जिसको भी क्लियर नहीं आ रही आवाज, वो अपने हेडफोन सेट करें, ठीक है? चलिए बच्चे, अब हम यहाँ पर सिमेंटिक टैग्स को देखने वाले हैं। मैं इसको भी यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ, वही कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, और सेव किया मैंने इसको यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और हेडिंग लगाऊंगा H2। मैं H1 ज़्यादातर इसलिए नहीं लगाता क्योंकि वो काफ़ी बड़ी, उसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। सिमेंटिक टैग्स सेव किया मैंने इसको यहाँ पर। ब्राउजर में आऊँगा, कुछ खास नहीं, बस मेरे पास एक हेडिंग आ चुकी है सिमेंटिक टैग्स के बारे में। सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में बताऊं तो बेसिकली सिमेंटिक टैग्स वो होते हैं, वो टैग्स जो कि बता रहे हों कि ये टैग किस लिए यूज हो रहा है। वो टैग्स जो कि बता रहे हो कि ये टैग किस लिए यूज हो रहा है। ये आप गौर से सुने, क्योंकि अब तक हमने जितने भी टैग्स देखे हैं, लाइक डिव टैग देखा हमने, डिवीजन का जो टैग था, जो हमने स्पैन टैग देखा, वो डिव स्पैन का टैग था, वो सब के सब बता नहीं रहे थे हमें कि वो क्या कौन से टैग्स हैं, सिमेंटिक टैग्स हैं या नॉन सिमेंटिक टैग्स हैं। पहले पहले क्या होता था, जब पहले वेबसाइट लोग बनाते थे 90s में, वो लोग सिर्फ और सिर्फ यही टैग यूज करते थे, डिव टैग, स्पैन टैग, यही टैग यूज करते थे वो। होता क्या था उससे कि जो आपकी एसईओ है ना, उसमें फर्क पड़ता था। तो आप जो आपका जो भी सर्च इंजन है आपका, गूगल या बिंग यूज कर रहे हैं आप, बाइडू जो चाइना यूज कर रहा है, जो भी आप यूज करते हैं, आपका जो सर्च इंजन है उसको मुश्किल होती है कि वो उस पहचानने में कि ये टैग जो यूज किया है ये किस एलिमेंट के लिए आपने यूज किया है। अगर आप सिंपली, अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ H2 की जगह भी एक डिव टैग लगाते हैं यहाँ पर, और उसका CSS में जाके साइज बड़ा कर देंगे हम लोग, तो काम तो वो सेम ही हो गया ना, मुझे हेडिंग लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग सिमेंटिक टैग्स यूज करते हैं, ताकि हमारा जो सर्च इंजन है उसको पता चले कि स्पेशली ये जो टैग यूज किया है ये इस एलिमेंट के लिए यूज किया है। अगर मैं यहाँ पर डिव लगा दूंगा, उसका साइज बड़ा कर दूंगा, काम ये वही करेगा जो हेडिंग काम कर रही है, लेकिन इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि ये एसईओ में मसला करता है आप। तो ये जो डिव टैग है, ये जो स्पैन टैग है, ये आपके नॉन सिमेंटिक टैग हैं, जो कि बता नहीं रहे हैं कि ये टैग्स किस लिए यूज हो रहे हैं। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई भी टैग लगाएं, डिव टैग लगाएं, उसके अंदर आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं अपना। सिमेंटिक टैग्स कौन से टैग्स होते हैं? आई थिंक इसके बारे में हमने पहली या दूसरी क्लास में बात की थी बहुत शॉर्ट में। इसके बारे में अब हम डिटेल में बात कर रहे हैं यहाँ पर सिमेंटिक टैग्स की। अगर मैं ब्राउजर में जाऊँ यहाँ पर, और आपको ब्राउज करने से कोई भी मसला नहीं होना चाहिए आपको। आप अगर चाहते हैं कि आप अच्छे डेवलपर बने तो आपको गूगल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि नहीं यार मैं किसी की चीटिंग नहीं करूँगा, ये चीटिंग नहीं होती, ये रेफरेंस होता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हर चीज़ गूगल करते रहें, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहें और आपको पता ना हो कि ये कोड काम क्या कर रहा है आपका। वो कहते हैं ना, नकल भी अकल से ही होती है, तो यहाँ भी वही सीन है कि आपको पहले पता होना चाहिए, आपको कोड की समझ होनी चाहिए कि आपका कोड काम किस तरह से करता है, ताकि आप रेफरेंस किसी अच्छी जगह से ले सकें। गूगल पर डिफरेंट वेबसाइट्स पड़ी हैं आपके, जहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यू टैब में आकर सिमेंटिक टैग्स को देखूंगा, सिमेंटिक टैग्स इन HTML, ठीक है। ये W3 स्कूल जो है, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाने जा रहा हूँ, ये आप देखेंगे यहाँ पर हेडर, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर एक वेबसाइट का हेड होगा, यहाँ पर जो टॉप पर सबसे चीज़ है वो हेडर होगा उसका। उसके बाद ये नैव बार आ जाता है। नैव बार का मतलब कि यहाँ पर वो नेविगेशन बार होगी, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, जो भी आप वहाँ रखना चाहते हैं, इस नैव बार के अंदर आपका वो सब कंटेंट होगा। फुटर जो है
जो कि हम थोड़ी देर पहले देखा था कि वो जो कॉपीराइट टाइप आ रहा था वो फुटर में होगा। तो जब हम इस तरह से डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हैं, सिमेंटिक टैग्स यूज़ करते हैं, तो हमारा जो सर्च इंजन है उसको पता चलता है कि ये वेबसाइट में डिफरेंट टैग्स यूज़ किए गए हैं और उसको आसानी होती है। अगर वो चाहता है कि वो हेड में जाए, एक वेबसाइट के हेड में जाए, वो क्या करेगा कि क्या वो सर्चिंग करेगा? अगर आपने सभी जगह डिव यूज़ किए हैं तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना कि वो सर्च करे कि इसका हेड कहाँ पर है, इसका फुटर कहाँ पर है, नेविगेशन बार कहाँ पर है इसका। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से सिमेंटिक टैग्स यूज़ करेंगे तो उसको पता चलेगा कि अगर इसने हेडर यहाँ पर लगाया हुआ है मतलब कि यही इसका हेड है वेबसाइट का, फुटर यहाँ पर लगा हुआ है तो यही इस वेबसाइट का फुटर है। इसलिए हम सिमेंटिक टैग्स यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिमेंटिक टैग्स यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट नहीं बनेगी या वेबसाइट काम नहीं करेगी, काम सब कुछ होगा। लेकिन अगर एसईओ के हवाले से देखा जाए तो फिर बहुत ज़रूरी है सिमेंटिक टैग्स। और ऑब्वियस बात है हम एसईओ को तो देखेंगे ही, साथ साथ अगर हम ऐसे एक वेबसाइट बना लेते हैं और उसकी एसईओ पर काम नहीं करते हैं तो जो सर्च इंजन है वो किस तरह से उसको उस ऊपर रैंकिंग में लेकर आएंगे। तो इसलिए सिमेंटिक टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको सिमेंटिक टैग्स यूज़ करने हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हेडर है, नैव है, सेक्शन, आर्टिकल असाइड, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, हेडर टैग। सिंपली मैं यहाँ पर कुछ भी काउंट लिख देता हूँ, दिस इज हेडर। और कुछ टैग्स हैं लाइक नैव बार, नैव टैग जो है, दिस इज नेविगेशन बार। इसके अलावा जो हमने असाइड पढ़ा है यहाँ पर, वहाँ पर हमने देखा है दिस इज असाइड टैग, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर जो कंटेंट है ये मैं ऐसे डमी कंटेंट लिख रहा हूँ। जब हम आगे जाएंगे पूरी वेबसाइट बनाएंगे, हम इस कोर्स में, इस क्लासेस में डिफरेंट वेबसाइट्स भी बनाएंगे हम, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ उनका, उसको होस्ट किस तरह से करना है वो भी हम देखेंगे इस कोर्स में। पर फिलहाल मैं आपको यहाँ पर डमी कंटेंट ही लिख कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए ठीक से। असाइड हो गया, कुछ सेक्शन टैग है यहाँ पर एक, दिस इज सेक्शन टैग बना। यहाँ पर आप कुछ वो लॉरेम इप्सम वाला कुछ लिख सकते हैं, लॉरेम एंटर प्रेस किया मैंने, ये मेरे पास यहाँ आ गया लॉरेम वाला। तो इसको मैं फिर से, वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो रहा है, मैं इसको टॉगल वर्ड रैप करूंगा यहाँ से, ये आ गया टॉगल वर्ड रैप, सेव हुआ मेरे पास। तो इस तरह से हमारे पास कुछ सिमेंटिक टैग्स होते हैं। मैं अगर अपने ब्राउजर में आऊँ, यहाँ पर मैं आपको अगर कुछ सिमेंटिक टैग्स दिखाऊं, तो ये W3 स्कूल को ही खोल लेते हैं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। ये देखें, यहाँ पर इन्होंने कुछ टैग्स हमें बताए हुए। आर्टिकल टैग, इसमें आर्टिकल का बताया हुआ है कि आर्टिकल होगा इसमें। असाइड टैग, हमारे ब्राउजर जो हम सर्च इंजन यूज कर रहे हैं उसको पता चल रहा है यहाँ पर कि ये असाइड टैग लगाया हुआ मतलब ये कुछ साइड में कंटेंट आएगा इसका। डिटेल्स टैग, मतलब कि यहाँ पर कुछ डिटेल्स बताएगा। फिग कैप्शन, फिग मतलब फिगर, यहाँ पर फिगर टैग है, यहाँ पर कोई फिगर आएगी। फिग कैप्शन, यहाँ पर फिगर का कुछ भी कैप्शन, फुटर, हेडर, मेन, ये सभी हमारे पास सिमेंटिक टैग्स हैं। इनको हम अपनी वेबसाइट में यूज करने वाले हैं और ना ही आपको इनका रट्टा लगाने की जरूरत है। रट्टा इनका बिल्कुल भी नहीं लगाना, हम इनको आगे देखेंगे अच्छे से जब हम कोई अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे। ये बस सिमेंटिक टैग्स आपको पता होने चाहिए कि किस लिए यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये समरी टैग, ये समरी टैग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको यहाँ बताऊँ। अगर अपने ब्राउजर में जाकर, हमारे पास एक टैग होता है डिटेल टैग, डिटेल्स का टैग। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ लॉरेम, सेव किया मैंने इसको, यहाँ पर ब्राउजर में आकर इसको अगर रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे ये डिटेल्स है, ठीक है, डिटेल्स आ रहा है। और यहाँ पर एक बटन जैसा कुछ आ रहा है मेरे पास। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा, मेरे पास वो नीचे लॉरेम वाला सारा कंटेंट जो था मैंने लिखा था वो आ गया है। अगर वापस से इसको क्लिक करूंगा ये बंद हो जाएगा, खुलेगा, बंद हो जाएगा। ये बेसिकली डिटेल टैग जो है वो काम कर रहा है हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पर भी क्लिक कर रहा हूँ फिर भी ये काम कर रहा है। तो ये जो डिटेल टैग है तो ये भी वो बाइक पंक्चर हो गया था, तो मैं इधर ना 26 नंबर के करीब ही हूँ। तो अगर तो आपने 26 नंबर उठा ना तो मैं आपको इधर पिक कर लेता हूँ, नहीं तो फिर जीने ना लेता हूँ, क्या कहते हैं? देखिए, आप तो अपने साथ माइक्स वगैरह ऑफ करें। तो फिर मैं आता हूँ आपको लेने, तो मुझे बता दो किधर आना। ठीक है बच्चे, तो होपफुली आप सबको इन टैग्स की, सिमेंटिक टैग्स की समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर मैं एक समरी टैग है, मैंने आपको बताया था अभी समरी टैग। यहाँ पर अगर मैं
यहाँ पर भी लॉरेन 10 लिखता हूँ, लॉरेन 10 करूँगा तो ये 10 वर्ड्स का मेरे पास एक डमी कंटेंट आ जाएगा। सेव किया मैंने इसको यहाँ पर वो जो समरी में मैंने लिखा हुआ है वो आ रहा है मेरे पास, और जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा मेरे पास ये नीचे सारा कंटेंट आ जाएगा जो मैंने डिटेल टैग में लिखा हुआ है। तो अटेंडेंस लिस्ट आपको शेयर कर दिया जाएगा थोड़ी देर तक, ठीक है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि जो मैं समरी में लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो मैंने समरी में लिखा है चलो ब्रो कोई नहीं है, मैं इसको आपको अगर मैं आ ठीक से जाता हूँ करके सेव दिखाऊं, कर लेते हैं ना, हुआ तो साथ में एक और क्रीम वाली करा लेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको ठीक से आपको करके दिखाऊं, कंट्रोल जी किया मैंने इसको, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं लेट्स सपोज दिस इज समरी लिख देता हूँ, या समरी ऑफ डिटेल्स टैग सेव किया मैंने इसको यहाँ पर। समरी टैग में बेसिकली वो हम कंटेंट सारा लिखते हैं जो कि हमारे सामने होता है, जो कि हमें दिखेगा यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, लॉरेन इप्सन वाले को, सारे कंटेंट को मैं इरेज करता हूँ, सेव किया मैंने यहाँ पर। ब्राउजर में आऊँगा, समरी ऑफ डिटेल्स टैग, ये हमारे सामने पहले से ही है, क्योंकि समरी में टैग में वो सब कंटेंट होता है जो कि हमें दिखेगा। बच्चे ये आपका माइक का कुछ इशू आ रहा है, आप अपने माइक ऑफ कर लें, थैंक यू। सो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। ये देखिए अब उन्होंने माइक बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं समरी के बारे में बता रहा था, समरी ऑफ डिटेल्स टैग, मैंने समरी ऑफ डिटेल्स टैग लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स टैग में हमारे पास कंटेंट होगा ये उसकी समरी होगी। मैं अगर अपने ब्राउजर में आऊँ, रिलोड किया मैंने इसको, यहाँ पर समरी ऑफ डिटेल्स टैग यहाँ लिखा हुआ आ गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ मेरे पास कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने डिटेल्स टैग में कुछ लिखा ही नहीं हुआ अभी तक। अगर मैं अपने ब्राउजर में आकर यहाँ पर वापस से कुछ लिख देता हूँ, लेट्स सपोज लॉरेन 20 लिख देता हूँ, सेव किया मैंने इसको यहाँ पर। अभी क्या हो रहा है, समरी ऑफ डिटेल्स टैग, जैसे ही इस पर क्लिक होगा ये मेरे पास नीचे आ गया, लॉरेन वाला जो भी मैंने लिखा था, लॉरेन $100, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये कुछ टैग्स हैं, सिमेंटिक टैग्स, ये हम यूज करते हैं अपने अपने वेब पेजेस में। तो गाइज अब तक आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी HTML खत्म हो रही है, ठीक है बच्चे, तो आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे आपको समझ आ गई ये सिमेंटिक टैग्स की। जो इसका टास्क है, आज की क्लास का टास्क ये मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो पहले के आपके टास्क हैं वो आप पहले पूरे करें। जो मैंने कल की क्लास में आपको टास्क दिया था वो आप मुझे नेक्स्ट वीक में पहले दिखाएंगे, उसके बाद मैं आगे आपको कोई भी टास्क दूंगा, ठीक है। बच्चे हम बैक एंड में डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, लाइक हम नोड यूज कर सकते हैं। नोड इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि जब हम जावा स्क्रिप्ट कर लेते हैं ना, तो जावा स्क्रिप्ट से ही आगे नोड है। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो आपको नोड में मसला नहीं है, नोड जैसे कि हम बैक एंड के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा आप दूसरा PHP यूज कर सकते हैं, वरना आप दूसरी एक और लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं ये, पाइथन, पाइथन में आप फ्लास्क या जेंगो यूज करते हैं बैक एंड के लिए।
बच्चे 1 सेकंड आप वेट कीजिएगा प्लीज़। जी बच्चे मैं अभी सारे लेक्चर को समराइज भी कर देता हूँ आपके। अभी तक कोई भी क्वेश्चन है सिमेंटिक टैग में तो आप पूछ सकते हैं। फिर मैं इसको समराइज करता हूँ इस पूरे लेक्चर को। CSS जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से शुरू करने वाले हैं। HTML पर हमें इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि जो HTML है मैंने आपको पहले जैसा कि बताया मार्कअप लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि आप एक लैंग्वेज इसी HTML को ही पूरा 100% करें और फिर सारा टाइम यहीं वेस्ट हो जाए। CSS पर हम जाए ना, जावास्क्रिप्ट पर नहीं जाएंगे, तो इस तरह से सिर्फ HTML रह जाएगी और वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। कोई भी लैंग्वेज कभी भी कोई भी पूरी नहीं कर पाता। लाइक 90% हो जाती है, 95% हो जाती है, वो भी बहुत है। लेकिन HTML में ये सीन है कि आपको इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। जितने टैग्स हमने अब तक कर लिए हैं, इसमें आपका एक अच्छा वेब डेवलपर बन सकता है अगर आपको ये टैग्स अच्छे से आते हैं। और उसके बाद आप अगर CSS पर स्विच करते हैं, जावास्क्रिप्ट पर स्विच करते हैं और वो आप कर लेते हैं 70 to 80%, तो आप एक अच्छे मन से एक डेवलपर बन सकते हैं, एक वेब डेवलपर बन सकते हैं आप। तो मैं यही कहता हूँ हमेशा कि आप HTML पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं। आप 2 से 3 दिन लगाएं मैक्सिमम HTML पर, कि सिर्फ इसमें टैग्स ही हैं। जो हमारी CSS में वो थोड़ी सी मुश्किल होती है HTML से, क्योंकि वो स्टाइल हो जाते हैं, उसमें हमें स्टाइल देने होते हैं अपने पूरे HTML के कोड को। जो जावास्क्रिप्ट है वो थोड़ी सी और मुश्किल है, क्योंकि उसमें हमें बिहेवियर देना होता है अपने कोड को। तो हम इंशाल्लाह जब CSS करेंगे तब आप इसको स्टाइल वगैरह देंगे, इसको अच्छे से देखेंगे। अभी मैं CSS का आपको थोड़ा सा अगर इंट्रो दे दूं तो CSS बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी कोड को स्टाइल देने के लिए। CSS का जो फुल फॉर्म है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट जो CSS की फुल फॉर्म है। HTML की जो है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये इनके इंट्रो हैं। CSS को हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। अभी मैं जो आज की हमारी क्लास है इसको मैं आप ज़रा समराइज कर देता हूँ जो हमने किया है यहाँ पर। मैं इसको यहाँ पर कमिट कर रहा हूँ जो सिमेंटिक टैग्स थे, और शुरू से मैं आपको बताता हूँ कि हमने आज क्या क्या किया है। जो था हमारा यहाँ से, इसको मैं वापस से अनकमिट कर रहा हूँ यहाँ पर और सेव किया मैंने इसको यहाँ पर। इसको मैं ज़रा सा छोटा कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। इसका साइज़ मैंने आपको दिखाने के लिए बड़ा किया हुआ था। ये है, हमने बेसिकली फॉर्म देखा था यहाँ पर। फॉर्म क्या होता है आपने देखिए, मर्न डेवलपर होता है, मैंने आपको बताया कि मर्न डेवलपर होते हैं, मेन डेवलपर होते हैं और डिफरेंट डेवलपर्स होते हैं। मर्न डेवलपर, मर्न स्टैक डेवलपर क्या होता है? मर्न का मतलब होता है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड। अगर आप बैकएंड में नोड जेएस यूज करते हैं तो आप मर्न स्टैक डेवलपर हैं, ठीक है, जब आप बैकएंड में नोड जेएस यूज करते हैं। उसके बाद जो रिएक्ट है, रिएक्ट बेसिकली एक लाइब्रेरी है फ्रंट एंड की, जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट, ये रिएक्ट जो है ये फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। इसको बनाया गया था आई थिंक 2012 में, फेसबुक ने बनाया था। तो फेसबुक की कुछ कम्युनिटी थी और कुछ ऐसे इंडिविजुअल डेवलपर्स थे, उन्होंने इसको बनाया था। जुनेद खान बच्चे आपकी मुझे समझ नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं बच्चे, जो रिएक्ट है वो लाइब्रेरी है, वो फ्रेमवर्क नहीं है। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, लेकिन रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। मैं यहाँ पर अगर आपको सर्च करके दिखा दूँ रिएक्ट जेएस, तो ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है ये, ठीक है। इसको मैं अभी आपको दिखाना नहीं चाह रहा, लेकिन ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है सिर्फ, ठीक है।
बेसिकली बच्चे जो फ्रेमवर्क होता है वो हम यूज़ करते हैं कंटेंट के लिए। आप अगर कुछ भी कंटेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कंटेंट वो हिस्सा होता है जो आपके यूजर के सामने आ रहा होता है। एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का। एक मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है बच्चे, हम बात कर रहे थे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी की। बेसिकली होता क्या है, जो फ्रेमवर्क होता है वो हम यूज़ करते हैं फ्रंट एंड में। जो भी वेबसाइट का फ्रंट एंड है, मैंने आपको बताया था, फ्रंट एंड वो चीज़ होती है, एक वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जो कि हमारे यूज़र के सामने आना होता है। ये जो मैंने बनाया हुआ है नेम, यहाँ पर इनपुट कुछ भी डालेगा, इनपुट पासवर्ड कार जो भी है यहाँ पर, ये सारा फ्रंट एंड है, वो हिस्सा जो कि हमारे यूज़र के सामने आना होता है। बच्चे आप मुझे अपना कोड शेयर करिए, तो जुनेद खान जो फुटर में है, आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको देख लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क फ्रंट एंड के लिए यूज होते हैं। फ्रंट एंड क्या होता है कि वो वेबसाइट का हिस्सा जहाँ पर जो यूज़र को दिख रहा हो, ये हमारा फ्रंट एंड है। फॉर्म, नेम, ईमेल, पासवर्ड जो भी है। किसी और वेबसाइट पर चले जाएं हम, सपोज गिटहब पर चले जाएं, ये गूगल का ये फ्रंट एंड है। जो भी है ये लिंक्स सामने हमारे आ रहे हैं, ये सभी फ्रंट एंड हैं। अगर मैं यहाँ गिटहब पर चला जाऊँ, ये सारा फ्रंट एंड है। तो ये क्योंकि मेरे सामने आ रहा है, जो भी चीज़ यूजर के सामने आ रही होती है वही उस वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है। जो बैक एंड होता है वो होता है जो फ्रंट एंड को मेंटेन कर रहा होता है। बच्चे मेरी आवाज़ बाकी सबको ठीक आ रही है? आप अपना माइक, अपना जो हेडफोन है उसे ठीक करें आप। बच्चे आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें, ठीक है, उसके बाद हम इस पर देखते हैं, बात करते हैं। बच्चे अब सभी को म्यूट कर दिया गया है, आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? जी बच्चे, जिनके पास इंटरनेट का इशू आ रहा है, जिनके पास आवाज़ का इशू आ रहा है, वो अपनी तरफ से सभी देखें, अपने हेडफोन वगैरह देखें, फिर वो क्लास में आया करें ताकि कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ठीक है।
हम बात कर रहे थे फ्रंट एंड और बैक एंड की। जैसे कि फ्रंट एंड वो चीज़ होती है जो कि हमारे यूजर के सामने आ रही होती है, और बैक एंड वो होता है जो कि फ्रंट एंड को मेंटेन कर रहा होता है। सिंपल आप ये देखें बस। जो एक मर्न स्टैक डेवलपर होते हैं, हम बेसिकली बात कर रहे थे मर्न में और मीन में। मर्न स्टैक डेवलपर जो होता है वो रिएक्ट यूज़ करता है और नोड जेएस यूज़ करता है। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। इसको 2012 या 13 में बनाया गया था फेसबुक में। फेसबुक की कुछ कम्युनिटी थी और कुछ इंडिविजुअल डेवलपर्स थे, उन्होंने मिलकर इसको रिएक्ट पे बनाया था। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग एंगुलर यूज़ कर सकते हैं, आप व्यू यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं दूसरे एंगुलर और व्यू, जो कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है बच्चे, तो इसके बारे में जब हम आगे इनको यूज़ करने वाले हैं तब हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। लेकिन जो मैं पर्सनली जो प्रेफर करता हूँ वो रिएक्ट को ही मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कुछ सर्वेज हुए हैं और कुछ जो टॉप मार्केट्स हैं दुनिया में वो रिएक्ट को प्रेफर करती हैं हमेशा। ये जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ये क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें अगर आप कोड लिखते हैं तो वो बहुत सिंपल होता है और वो कोड ना रीयूजेबल होता है। इसलिए ये रीयूजेबिलिटी क्या होती है ये हम देखने वाले हैं, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्ट किस लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे मेरे पास अब तक कुछ स्टूडेंट्स के आए हैं। नहीं देखिए, रिएक्ट हम एंड पर नहीं करने वाले। जब हम इस पर फ्री हो जाएंगे अपने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से, उसके बाद हम रिएक्ट पर जाएंगे जो कि एक लाइब्रेरी है। जी बच्चे, जो इस पर पाकिस्तान में या इंटरनेशनली जो टॉप कंपनीज हैं वो सभी रिएक्ट को प्रेफर करती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त वो कंपनीज जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक आप ऊबर को देख लें, आप फेसबुक को देख लें, ये सभी रिएक्ट यूज़ कर रही हैं। फेसबुक ने तो खैर करना ही था क्योंकि उसने खुद बनाया था इसको, और जैसे जैसे वो और कंपनीज को एक्वायर करता गया तो वो सबको भी उसने अपडेट किया रिएक्ट में। बच्चे, CSS के बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो जावास्क्रिप्ट का हमारा टॉपिक होगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद हम रिएक्ट पर जाएंगे, नोड पर जाएंगे, या जिस भी चीज़ में आप बैकएंड करना चाहते हैं हम उस पर जाएंगे, PHP पाइथन जो भी है आपका। और CSS के बाद हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे। बच्चे, मैं इनके क्वेश्चन का आंसर करूँ तो मैं आपको रिव्यू दोबारा से देता हूँ। ठीक है बच्चे, इसका कोई इशू नहीं है कि आपका बैकग्राउंड किस चीज़ में है। कंप्यूटर साइंस में जो जिसमें दिया, मेरा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली बायो में है। मैंने बायो पढ़िए शुरू से आकर। ठीक है, तो इसलिए ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका बैकग्राउंड किस चीज़ में है, आपका अभी इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उससे फर्क पड़ता है आपको। आपका फोकस होना चाहिए, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं तो आपका फिर कोई भी इशू नहीं आना है आपको। ठीक है, कुछ लोग MBA करके यहाँ आ जाते हैं, कुछ लोग डिफरेंट डिग्रीज करके फिर यहाँ पर वेब डेवलपर बन जाते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं होता। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए किसी चीज़ में। वेब होस्टिंग बच्चे क्या होती है, बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो वेबसाइट होती है उसको हमें होस्ट करना होता है, इसको हम कह सकते हैं डिप्लॉय करना होता है। डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट है, अगर इसको मैं इजी आसान भाषा में बताऊं तो इसको हम अपनी वेबसाइट को लाइव करना होता है हमें। क्योंकि गूगल पर जब भी हमारे बारे में कोई सर्च करेगा, हमारी वेबसाइट के बारे में कोई भी सर्च करेगा, तो कैसे सर्च करेगा वो? जैसे वो गूगल क्रोम पर हमारा नाम लिखता है, हमारी वेबसाइट का नाम लिखता है, तो हमारी वेबसाइट सामने आ जाएगी। इसको होस्टिंग कहते हैं, कि आपकी वेबसाइट गूगल किस तरह से पहचानेगा और फिर लोग किस तरह से इसको पहचानेंगे। जो होस्टिंग है इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। इस पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक गोडैडी हो गया, AWS हो गया, Amazon वेब सर्वर्स। ये हम होस्टिंग भी आगे देखेंगे, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट होता है, एक पूरी वेबसाइट होती है, उसमें ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं, आपका फ्रंट एंड, आपका बैक एंड और आपकी डिप्लॉयमेंट।
फ्रंट एंड जो कि यूजर देख रहा है, बैक एंड जो कि आपका जो कि आपके फ्रंट एंड को मेंटेन कर रहा है, और डिप्लॉयमेंट आपकी वेबसाइट को लाइव करना। ठीक है, वैसे मैं अभी आपको आज की क्लास का रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, आज बेसिकली जो हमने अपनी क्लास में पढ़ा है वो हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं। फॉर्म हमने कल से ही शुरू किए हुए थे, पर इनपुट की हमने पूरी टाइप्स नहीं देखी थी। आज हमने तो उसकी इनपुट की कुछ और टाइप्स भी देखी हैं यहाँ पर। जैसा कि हमने यहाँ पर एक कार का देखा था, सेलेक्ट टैग देखा था हमने यहाँ पर। इसमें हमें इनपुट रिक्वायर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर यूजर से कुछ लिखवाना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं। सेलेक्ट टैग यूज़ किया मैंने यहाँ पर, और उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन यूज़ किए मैंने यहाँ पर। महरान सिविक करोला, अगर मैं अपने ब्राउज़र में आऊँ यहाँ पर, आप देखेंगे कार, यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, क्योंकि मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ, करोला, सिविक, महरान, जो भी है ये। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट में ये सिलेक्टेड हो, जैसे मेरे पास ये कार महरान जो है ये डिफ़ॉल्ट में है, क्योंकि मैंने महरान को सबसे पहले यूज़ किया है यहाँ पर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिविक जो डिफ़ॉल्ट में हो वो सिलेक्ट रहे सिविक, तो आप सिंपली यहाँ पर सेलेक्टेड लिख सकते हैं। अगर आप सेलेक्टेड लिख के सेव करेंगे अब इसको, अब डिफ़ॉल्ट में आपका सिविक आएगा, जो कि वैसे दूसरे नंबर पे है, लेकिन मैंने उसको सेलेक्ट किया हुआ सिविक को, अब मेरे पास ये आ रहा है डिफ़ॉल्ट में सिविक। अगर आप यही सेलेक्टेड को यहाँ से हटाकर कोरोला में लगा देंगे, तो सिंपली आपका डिफ़ॉल्ट में कोरोला सेलेक्ट रहेगा यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली जैसे ही मैं सेव करता हूँ वही मेरे मेरे यहाँ ब्राउज़र में भी वो उसी तरह मेरे सामने आ जाता है। ये भी एक विजुअल स्टूडियो कोड की और गूगल क्रोम का फीचर है, क्योंकि मुझे बार बार रीलोड नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट टैग के बारे में आज बात की थी। उसके बाद हमने एक नंबर टैग के बारे में बात की थी। इनपुट टैग है, उसके अंदर उसकी टाइप है नंबर। ठीक है, नंबर टैग में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, उसको कम कर सकते हैं, उसको उसकी वैल्यू को नेगेटिव में भी लेकर जा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप इनपुट में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे कि लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप और कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स को प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी लिखा नहीं जा रहा मेरे से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो उसकी टाइप है ये नंबर है। यहाँ पर ई जो है, सिर्फ और सिर्फ ई लेटर लिख सकते हैं हम। मैंने ई प्रेस किया, वो लिखा जा रहा है, वो भी सिर्फ एक बार लिखा जा रहा है। मैं प्रेस कर रहा हूँ बार बार, लेकिन वो नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि एक बार मैंने लिख दिया। ई हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि बाज़ औक़ात हमें जो वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी वैल्यू देनी पड़ती है, 10⁻⁶, 10⁻⁷, तो इस तरह से हम ई में लिख सकते हैं, ई टाइप में लिख सकते हैं हम उसको। ये हमारी नंबर वाली टाइप होगी इनपुट में। इसके बाद हमने कलर देखा था, इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर। जैसे मैंने कलर किया, मेरे पास यहाँ पर कलर आ गया सारा। यहाँ पर मैं कुछ भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ इसका। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे टेक्स्ट एरिया का लिखा यूज़ किया था। यहाँ पर आपको दिखाऊँ, अगर मैंने डिव यूज़ किया, मैं हमेशा डिव टैग यूज़ करता हूँ, क्योंकि डिव टैग एक ब्लॉक एलिमेंट है और मुझे बार बार ब्रेक फिर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एक न्यू लाइन में आने के लिए। ठीक है, बच्चे यहाँ पर हम सर्च इनपुट का देखते हैं। डिव, मैं यहाँ पर अगर इनपुट कॉलन सर्च लिख दूँ, अगर सेव किया मैंने इसको यहाँ पर, अगर अपने मैं यहाँ ब्राउज़र में आऊँगा, यहाँ पर मेरे पास एक और इनपुट आ चुका है। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक साथ में आइकन भी आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, सब इरेज हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट में हम कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो हम ये इनपुट टाइप को सर्च करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अभी हमारी वेबसाइट में कुछ है नहीं, इसलिए हम कुछ सर्च नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब हमारी वेबसाइट में कुछ होगा, कुछ CSS होगी, कुछ जावास्क्रिप्ट होगी, तो हम इस तरह से उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सबमिट का भी लगा देता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ताकि हम इसको सबमिट भी कर सकें। तो फॉर्म के अंदर ही है बेसिकली। नहीं, इस आज मैंने यहाँ पर फॉर्म टैग नहीं यूज़ किया है। यहाँ पर मैं एक फॉर्म टैग भी लगा देता हूँ, फॉर्म, और इसको मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ। मैंने आपको बताया था ये शॉर्टकट है ऑल्ट और डाउन एरो, ये विजुअल स्टूडियो कोड का शॉर्टकट है, और किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप लोग ये यूज़ नहीं कर सकते। इसको अगर मैं यहाँ एंड पर ले आऊँ, तो ये सिंपली यहाँ पर आ चुका है। ठीक है,
अब मैं कुछ भी यहाँ पर अगर लिख देता हूँ, अपने अगर ब्राउज़र में आकर यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हारिस ईमेल कुछ भी लिख देता हूँ, haris@gmail.com, पासवर्ड प्रोलाइट, इसको रहने देते हैं, नंबर लिख देते हैं कुछ भी यहाँ पर, कलर भी ठीक है, दिस इज क्लास ऑफ वेब डेवलपमेंट, सिंपल मैं ये लिखा हूँ। यहाँ पर सर्च का मैंने सर्च को वैल्यू नहीं दिया यहाँ पर, इसलिए सर्च का बटन नहीं आ रहा है यहाँ पर। वैल्यू में मुझे यहाँ पर सबमिट जो भी मैं लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ लिख सकता हूँ। वैल्यू में जब मैंने सबमिट लिखा है यहाँ पर, तो ये सबमिट वाला मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख के सबमिट करूँगा तो सबमिट होगा नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मैंने कोई बैकएंड नहीं बना रखा। ठीक है, बच्चे टेक्स्ट एरिया के साथ मैंने इनपुट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टेक्स्ट एरिया खुद ही एक इनपुट टैग है, इसमें हमें इनपुट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैंने सिंपली टेक्स्ट एरिया लिखा राइट अबाउट योरसेल्फ, मैंने एक ब्रेक लगाई यहाँ पर ताकि वो नीचे आ जाए, और जैसे ही मैंने टेक्स्ट एरिया यहाँ पर लिखा है तो मेरे पास इसी तरह से ये मेरे पास आ गया है। जबकि बाकी जो भी थे उन्हें मैंने इनपुट साथ में इसलिए लिखा था क्योंकि अगर उनमें इनपुट ना लिखा तो मेरे पास इनपुट नहीं आना था उनका, जबकि टेक्स्ट एरिया में जो टेक्स्ट एरिया है वो खुद एक इनपुट है, इसलिए मेरे पास इनपुट आ रहा है उसका, इसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। जी बच्चे, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग क्लास के बाद मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देखा था। यहाँ पर मैं एक रीसेट का भी बटन लगा देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आए। इनपुट टाइप इज इक्वल सबमिट और इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, सिंपल। रीसेट का इसको भी मुझे वैल्यू देनी है यहाँ पर, वैल्यू में मैं यहाँ पर भी रीसेट लिख देता हूँ, सेव। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा, नंबर में यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, और अबाउट योरसेल्फ में कुछ लिखूंगा। रीसेट में जैसे ही मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये पूरा कंटेंट मेरा इरेज हो जाएगा, सिंपल। रीसेट का मतलब तो यही होता है ना कि आपका पूरा जो क्लियर है एरिया वो क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से ये दो बटन है, सबमिट जो है वो सबमिट कर देगा हमारे डेटा को बैकएंड में जाकर, लेकिन जो रीसेट है वो इसको इरेज कर देगा। बच्चे ये सर्च, बच्चे मैंने यहाँ पर साइड में सर्च नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सिंपली सर्च लिख सकते हैं, सर्च हियर, सेव किया मैंने इसको यहाँ पर ये सर्च हियर लिखा हुआ है। इसके अलावा एक एट्रीब्यूट होता है इनपुट में, प्लेस होल्डर जिसको हम कहते हैं। मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ जो प्लेस होल्डर है वो क्या करता है। जी बच्चे, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। मैं आपको प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। अगर आप किसी भी इनपुट के अंदर अगर आप किसी भी इनपुट के अंदर लिखना चाहते हैं कुछ भी कंटेंट, तो आप किस तरह से लिख सकते हैं। आप बेसिकली एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर मैंने यहाँ पर लिखा, और लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्च हेयर, यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ इसको साइड से। ठीक है, सेव किया मैंने इसको यहाँ पर। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे सर्च के अंदर मेरे पास सर्च हेयर लिखा हुआ आ रहा है, ये एज ए प्लेस होल्डर आ रहा है मेरे पास, जो कि मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करता हूँ सर्च हो जाएगा, और पीछे जो प्लेस होल्डर था वो खत्म हो जाएगा मेरे पास। प्लेस होल्डर बेसिकली एक इनपुट टैग का ही एट्रीब्यूट है, जिसमें आप इनपुट टैग के अंदर यूजर के आसानी के लिए लिख सकते हैं कि यहाँ पर उसे क्या देना है, अपना कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी क्या इन्फॉर्मेशन देगा यहाँ पर। अगर मैं नेम में यहाँ लिखना चाहता हूँ कुछ भी, मैं प्लेस होल्डर लगाऊंगा यहाँ पर, जो नेम है इनपुट है यहाँ पर मैं एक प्लेस होल्डर लगाऊंगा। प्लेस होल्डर मैंने बताया अभी कि एक एट्रीब्यूट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, और मैंने इसको सेव किया, नेम यहाँ पर आ गया और एंटर योर नेम मेरे पास इनपुट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप किसी भी इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर लगा सकते हैं यूजर के देखने के लिए कि यहाँ पर उसे अपना क्या इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है बच्चे।
बच्चे ये हो गया हमारा फॉर्म का। उसके बाद हमने आज बात की थी HTML एंटिटीज़ की। यहाँ पर इसको मैं वापस से कमेंट आउट कर रहा हूँ, अनकमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको सेव किया मैंने इसको। यहाँ पर बेसिकली HTML की एंटिटीज़ जो होती हैं वो हम यूज़ करते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लिखने के लिए। बाजू का ऐसा होता है कि हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लिखना चाहते हैं जो कि हमारे कीबोर्ड में मौजूद नहीं होते हमारे पास, तो उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं। उनको हम इस तरह से लिखते हैं, हम यहाँ पर एक एक सेंटेक्स है इसका, हम एम्परसेंड लिखते हैं और आगे जो हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज हैं उनके नाम हम लिखते हैं। एम्परसेंड नो ब्रेकिंग स्पेस, एम्परसेंड कॉपीराइट के लिए ये हमने डिफरेंट HTML एंटिटीज यूज किए हैं आज। ये उनका कंटेंट है। अगर हम पैराग्राफ टैग की तरह ही कुछ जो उसका पैराग्राफ टैग है उसको हम एज अ कंटेंट लिखना चाहते हैं तो इस तरह से हम लिखते हैं एम्परसेंड लेस देन फिर पैराग्राफ पी एम्परसेंड ग्रेटर देन। तो अब ये हमारे पास एज अ कंटेंट आएगा। यहाँ पर हमने यूरो का लिखा था क्योंकि यूरो हमारे कीबोर्ड में मौजूद नहीं होता हमारे पास, हमने येन का लिखा था। तो इस तरह से आप HTML एंटिटीज यूज करके कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। इसके अलावा जो हमने आज बात की थी वो हमने की थी सिमेंटिक टैग्स के बारे में। सिमेंटिक टैग्स बेसिकली वो सब टैग्स होते हैं जो कि हम अपने सर्च इंजन को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये किस चीज़ के लिए एलिमेंट है। अगर H2 लगाया हुआ है तो उसे पता चलेगा कि ये एक हेडिंग है, ऊपर जो कि हेड ना टॉप पर लगी लिखी हुई जो भी पैराग्राफ टैग है उसे पता चलेगा कि ये एक पैराग्राफ टैग है। अगर नैव टैग है, हेडर टैग है, उसको पता चलेगा कि यहाँ पर नेविगेशन बार है, यहाँ पर आपका हेडर होगा। बेसिकली ये आज के हमारे 3 टॉपिक्स थे। तो अभी आपको इनमें कोई भी समझ नहीं आता तो पूछ सकते हैं। आज का मैं आपको कोई भी टास्क नहीं दे रहा हूँ, आपको जो पिछला टास्क दिया गया था आपको वही करके आना है। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको चेक करूँगा और फिर उसमें हम करेक्शन वगैरह करेंगे। आज आपने जो मुझे कोर्स शेयर किए हैं मैं उसको भी अभी क्लास के बाद रिव्यू करूँगा सभी को, तो फिर उसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या करेक्शन हो सकती हैं। ठीक है जी बच्चे। बच्चे आपने अभी तक ये टास्क पूरा नहीं किया है जो हमने पिछली क्लास में बताया था। फरीद आसिफ आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर आप मुझे शेयर कर सकते हैं बच्चे, अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे। बच्चे फॉर्म वाला मैं अभी नहीं कह रहा आपको, फॉर्म वाला मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में टास्क दिखूंगा। अभी मैं आपसे पिछले वाला ही टास्क बोल रहा हूँ, जो हमने पिछली क्लास में किया था उसका बोल रहा हूँ मैं। बच्चे आप उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए, हमारे पास असाइनमेंट का इतना टाइम नहीं है और ना ही ये कोई इतनी मुश्किल असाइनमेंट थी। ठीक है, तो आप इसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए, वरना आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं। जब आपका हो जाए तो वो मेरे पास पहुँच जाएगा बाद में। ठीक है बच्चे, जो बूटस्ट्रैप होता है ना, आप में से एक क्वेश्चन आया है बूटस्ट्रैप के लिए कि बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है। बेसिकली बूटस्ट्रैप हम लोग बिल्कुल भी अभी यूज़ नहीं करने वाले। हम आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप होता क्या है। यहाँ पर आपको मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि बूटस्ट्रैप होता क्या है। बेसिकली बूटस्ट्रैप इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमें CSS ना लिखनी पड़े, हमें जावास्क्रिप्ट ना लिखनी पड़े। जो एक अच्छा डेवलपर होता है ना वो ज़्यादा बूटस्ट्रैप को यूज़ नहीं करता, क्योंकि बूटस्ट्रैप आप कह सकते हैं एक शॉर्टकट है जो कि काम अच्छे से करता है। लेकिन जो बंदा सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप यूज़ करता है, CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करता, वो उसको हम एक डेवलपर नहीं कह सकते। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, एक कंटेंट फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप जो है वो एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि हेल्प करता है एक किसी भी कंटेंट को CSS देने में। हमें जब हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर लेते हैं, जब हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो हमें किसी भी एलिमेंट को स्पेशल पकड़ के उसको टारगेट करके उसको स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं वो खुद बूटस्ट्रैप उसको खुद ब खुद ही टारगेट करके उसको खुद ही स्टाइल वगैरह देता है। हम देखेंगे बूटस्ट्रैप किस तरह से काम करता है, लेकिन अभी नहीं देखेंगे। पहले हमें इसके बेसिक्स पता होने चाहिए CSS के, जावास्क्रिप्ट के,
ताकि हम बूटस्ट्रैप अच्छे से यूज़ कर सकें। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक फ्रेमवर्क या फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। बच्चे आप सभी के मुझे असाइनमेंट्स नहीं मिले हैं, कुछ बच्चों के असाइनमेंट्स मिली हैं, सब आप मुझे शेयर कीजिएगा। जी बच्चे, बूटस्ट्रैप जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस को भी खुद ही कर लेता है। जब हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो वो हमें किसी भी कंटेंट को फिर रिस्पॉन्सिव करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें किसी वेब पेज को रिस्पॉन्सिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम CSS यूज़ करते हैं तब हमें स्पेशली कोई भी एलिमेंट को अगर हम रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं तो हम किसी एलिमेंट को टारगेट करते हैं, उसके बाद उसको रिस्पॉन्सिवनेस करते हैं मीडिया क्वेरी वगैरह यूज़ करके, जो हम CSS में आगे देखेंगे। लेकिन जो बूटस्ट्रैप है वो खुद ही इस सभी कंटेंट को जो है हमारा उसको रिस्पॉन्सिव बना देता है। लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगा कि आप अभी से बूटस्ट्रैप यूज़ करें। बूटस्ट्रैप हम तभी यूज़ करेंगे जब हमें CSS और जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती होगी, हमें बूटस्ट्रैप सीखने में भी फिर आसानी होगी, तो फिर हमें बूटस्ट्रैप की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक अच्छा तरीका है एक जल्दी काम करने का, जल्दी कोड लिखने का और अच्छा कोड लिखने का। लेकिन आपको बेसिक्स तो आने चाहिए पहले CSS और जावास्क्रिप्ट के। ठीक है। जी बच्चे, बूटस्ट्रैप ज़रूरी नहीं है कि आप बूटस्ट्रैप ही यूज़ करें और उसके फिर तभी आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी। हम CSS में जब मीडिया क्वेरी करेंगे, मीडिया क्वेरी बेसिकली एक टाइप होती है, एक तरीका होता है किसी भी अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने का। हम CSS में वो देखेंगे कि किस तरह से हम रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप रिस्पॉन्सिव करने के लिए बूटस्ट्रैप ही यूज़ करें। बच्चे, आप सभी के असाइनमेंट्स मुझे नहीं मिली हैं, आप सबके सब स्टूडेंट्स मुझे अपने असाइनमेंट शेयर करें ताकि मैं उनको रिव्यू कर सकूं। जी बच्चे, पहले हमने HTML हमारी कवर हो चुकी है, CSS शुरू करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट, उसके बाद हम बूटस्ट्रैप में जाएंगे, रिएक्ट में जाएंगे। बूटस्ट्रैप बेसिकली कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, उसको हम उस पर ज़्यादा क्लास लगाने का भी ज़रूरत नहीं है हमें। बूटस्ट्रैप हम जाएंगे, उसके बाद हम रिएक्ट में जाएंगे, या आप जो भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं हम वो यूज़ करेंगे, फिर बैकएंड पर जाएंगे हम। बच्चे, आप सभी स्टूडेंट्स के मुझे असाइनमेंट्स नहीं मिली हैं, सभी स्टूडेंट मुझे अपने असाइनमेंट शेयर कर दें। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लास लेते हैं और असाइनमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर। जी बच्चे। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी शेयर कर रहे हैं। बच्चे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप सभी अपनी अपनी असाइनमेंट्स मुझे शेयर करें जल्दी से, फिर हम क्लास को ख़त्म करके उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि कोई मसला नहीं है, आप सब्लाइम टेक्स्ट यूज़ करते हैं या आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करते हैं। वैसे नोटपैड तो यूज़ नहीं होता, पहले 90s में जब वेबसाइट बनती थी तब लोग नोटपैड यूज़ करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको VS कोड में शेयर कर लूँगा और फिर मैं इसका आपका कोड देख लूँगा। ठीक है। पर मैं यही बोलूँगा कि आप अपना VS कोड इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, ताकि क्योंकि मैं जो VS कोड यूज़ कर रहा हूँ इसमें डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं और वही शॉर्टकट्स मैं चाहता हूँ कि आप भी यूज़ करें, ताकि हम लोग साथ साथ रहें। सब्लाइम टेक्स्ट में डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है। अगर आपको किसी भी डाउनलोडिंग में कोई मसला आ रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड की डाउनलोडिंग में, तो मैं आपको बता दूं
मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। सिंपली आप डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड लिख सकते हैं यहाँ पर, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पर आप यहाँ जाएंगे पहले लिंक पर, पहले ही लिंक है ये जी भैया, ठीक है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि भाई यहाँ आकर आप अगर मैक में हैं, लिनक्स में या विंडोज़ में हैं, उनके लिए आप इंस्टॉल करते हैं। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये VS कोड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है VS कोड में ही, आप वो भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर VS कोड में ये एक्सटेंशन का बटन है, यहाँ पर क्लिक करके मैंने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। ये लाइव सर्वर, यहाँ पर मेरे पास अभी अनइंस्टॉल और डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास एबल और अनेबल और दूसरा इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा इसे, ठीक है। ये बटन बेसिकली है ताकि मेरे पास यहाँ पर बटन आ जाए गो लाइव का। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मेरा ये कोड लाइव हो जाएगा मेरे ब्राउजर में, ठीक है। ये एक्सटेंशन इसलिए यूज़ कर रहे हैं। बच्चे आपको कोई भी पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ। ये लाइव सर्वर बेसिकली सिंपल HTML के लिए है। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ एक्सटेंशन का जो बटन बना हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए कि मैं किस तरह बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ आपके लिए, मैं इसको बंद कर रहा हूँ सिंपल। यहाँ मैं इसको भी डिस्पोज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ एक्सटेंशन में आकर जैसे ही लाइव सर्वर सर्च करता हूँ, यहाँ पर लाइव सर्वर, आप देखेंगे मेरे पास ये लाइव सर्वर ऊपर आ चुका है। यहाँ पर आप इंस्टॉल अगर करेंगे, जैसे मैं इंस्टॉल करता हूँ, अभी मेरा लाइव सर्वर इंस्टॉल हो चुका है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपका। अब अगर मैं यहाँ पर आकर, मैं यहाँ पर ब्राउज़र में आकर पहले इसको बंद कर देता हूँ, जो मैंने पहले से ये सारा कोड लिखा हुआ, इसको बंद कर रहा हूँ मैं यहाँ से। मेरे पास यहाँ पर एक बटन बना हुआ आ रहा है अब गो लाइव का। अब मैं यहाँ जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर, ये जो मेरा कोड है वो यहाँ पर लाइव हो जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया बच्चे, तो आपको कोई भी पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है लाइव सर्वर के लिए। और जैसे ही आप वापस इस पर क्लिक करेंगे तो एक डिस्पोज हो जाएगा, ये सर्वर आपका बंद हो जाएगा। मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ वापस से डिस्पोजिंग, और अब मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा तो वो मेरे ब्राउजर में चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चे, अगर मैं इसको रिलोड करूँ आपके लिए तो ये मुझे एरर दे देगा, साइट कैन बी रीच्ड। ओके बच्चे, इसको मैं वापस से गो लाइव कर रहा हूँ। ठीक हो गया बच्चे, होपफुली आप सबको, आप सभी के क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। बच्चे जो लास्ट लेक्चर है वो अगर कंप्लीट अपलोड नहीं हुआ है तो वो अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।